नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 27 दिसंबर रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर वही किसान, कोरोना, जम्मू कश्मीर जारी है जो एग्जाम के लिए काम का नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी के एक समाचार, हाइपर लूप। वैसे तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के 4 माध्यम होते हैं। बोट से जा सकते हैं, रेलवे से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं या प्लेन से जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फिफ्थ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हो सकता है हाइपर लूप। ऐसा अमेरिका के अंदर इलॉन मस्क ने प्रपोज किया था। ये हाइपरलूप असल में एक प्रकार का ट्रेन जैसा दिखता है जिसमें एक मेटल की ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर ट्रेन की जगह पर छोटे छोटे पॉड्स होते हैं जो मैग्नेटिक लेविटेशन या दूसरी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के चलते ट्यूब के अंदर हवा में ही तैरते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह और 1200 से 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा सकते हैं। अमेरिका में इलॉन मस्क ने ऐसा प्रपोज किया था। भारत में भी वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी पुणे से मुंबई 150 किलोमीटर का अंतर ऐसी स्पीड से 35 मिनट में ख़त्म कर सके ऐसा प्रोजेक्ट चला रही है। उसके न्यूज़ पेज 1 पे फिर इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिया है। पिछले करीब 20 साल के सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स का उन्होंने अध्ययन किया कि वो लोग कौन थे और अभी क्या कर रहे हैं। तो पता चला ज़्यादातर उनमें अमेरिका चले गए हैं, आईआईटी वगैरह में चले गए हैं और बड़ी रकम का सैलरी के साथ वो मौज कर रहे हैं। लेकिन इन सब में SC/ST माइनॉरिटीज़ की संख्या ना के बराबर है। लेकिन ये इतनी लंबी चौड़ी जो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन सीरीज इसमें डाली है, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़ोरदार बनता नहीं। एजुकेशन के ऐसे ही एक दूसरे समाचार, गुजरात के राजकोट में एक लड़का था योगी। उसकी मम्मी उसको मोबाइल फ़ोन देती रहती थी कि होमवर्क करो, ऑनलाइन कुछ पढ़ाई करो, लेकिन ये योगी उसकी जगह बस मोबाइल गेम्स खेलते रहता था। माँ ने उसको डांटा, योगी को बुरा लगा, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, तो एथिक्स मेंस पेपर 4 के लिए प्रश्न जो पहले भी 1-2 बार हमने देखा था कि बच्चों में ये ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन और उनमें सुसाइड, ये सब से हम कैसे लड़ सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी। तो इसके कुछ मुद्दे हमारे पास रेडी होने चाहिए। पहला, हम चीन से सबक लें। चीन सरकार ने कोई ऐसी सिस्टम बनाई है कि जहाँ पर बच्चे रात के 11 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई ऑनलाइन गेम्स खेल नहीं सकते और वो वर्किंग डेज, समझो सोमवार से शनिवार तक 90 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेल नहीं सकते और छुट्टियों में भी 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेल नहीं सकते। चीन के लिए ऐसा सब एनफोर्स करना आसान है क्योंकि उनकी पूरी इंटरनेट प्रणाली पर सरकार की नज़र रहती है और उसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं वो। भारत में ये सब करने के लिए एक तो सभी लोगों के आधार कार्ड नंबर, उसके साथ उनके इंटरनेट ISP सर्विस प्रोवाइडर के नंबर, उसके साथ जितने भी ऑनलाइन गेमिंग साइट है उनको कनेक्ट किया जाए, तो हम भी ऐसा कुछ एनफोर्स कर सकते हैं कि एक आदमी ऑनलाइन गेम दिन में कितने घंटे खेल रहा है। लेकिन ये सब करने जाएंगे तो वही डेटा प्राइवेसी, निजता का हनन, वो सब लोग विरोध करते रहते। दूसरा, भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ऊपर भी कुछ ज़्यादा सख्त नियंत्रण कर सके ताकि वो अपने आप ही एक एक यूज़र अकाउंट कितने घंटे तक एक्टिव रहता है उसको वो रिस्ट्रिक्ट करें। तीसरा, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप खरीद के देना, लेकिन उसमें बच्चों के लिए कुछ पेरेंटल ऐप्स और कंट्रोल भी होते हैं जिसकी मदद से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा इंटरनेट पर क्या कर रहा है, कौन सी ऐप वेबसाइट खोल रहा है। तो पेरेंट की भी थोड़ी जिम्मेदारी है। चौथा, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो ऐसा कुछ रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो कि उसको बोरिंग ना लगे और वो नहीं कि मैं गेम खेलता हूँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सो असाइनमेंट एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़, दे शुड बी मेड मोर इंटरेस्टिंग। ये भी कर सकते हैं कि पढ़ाई को ही गेमीफाइड किया जाए। गेमीफाइड करना मतलब वो आपने बायजूस के ऑनलाइन एड्स देखे होंगे, वो कैसे आप कुछ मैथमेटिक्स का सम करता है छोटा बच्चा और मिकी माउस उसके सामने स्क्रीन पे दिखता है वगैरह। फिर ये पूरा दिन ऑनलाइन 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 क्यों रहना है। बच्चों को किताबें भी पढ़नी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, तो इन सब को भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। एंड लास्टली, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन यानी IEC की पीपूड़ी बजाते रहो। हालांकि कुछ लोग केस स्टडी लिखने में गलती ये करते हैं कि बाकी मुद्दे एक तरफ, वो जवाब की शुरुआत ही करते हैं IEC से कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन हमें उनको समझाना चाहिए, हमने सबको मनाना चाहिए। भाई हर चीज़ में अगर समझाने और मनाने से काम हो जाता तो पुलिस को बंदूक क्यों दी जाती है। कुछ लोग नहीं सुधरते, इसलिए हमको कुछ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ऑनलाइन कितने घंटे तक अकाउंट एक्टिव रह सकता है, उसके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, तो ये सब मुद्दे सोचिए। ऑनलाइन गेमिंग, सुसाइड वगैरह के सामने क्या करना चाहिए। पेज 2 अनुसंधान कुछ नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में आज कुछ नहीं। पेज 4 पर मध्य प्रदेश में लव जहाद का बिल और ये ऐसे ही स्टेट स्पेसिफिक समाचार जिसमें कुछ खास काम का नहीं। पेज 5 में बड़ा सरकारी कुछ विज्ञापन है, काम का नहीं। पेज 6
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसने पाया कि अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो बहुत सारा फीस का खर्चा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एग्ज़ाम बर्डन बढ़ जाता है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और उसके नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन यूजीसी, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरपी तिवारी की एक समिति बनाई है कि हम कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो केंद्र सरकार ने अपने कानून से अलग अलग बनाई है, राज्यों में अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहती है, उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसकी मदद से ये सभी जगह पर एडमिशन हो सके, ऐसा आप कुछ हमें सजेशन दीजिए। हाँ, तो आरपी तिवारी कमेटी किसके लिए? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हालांकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये बहुत काम का नहीं, अलग से होती है यूजीसी नेट की परीक्षा, जिसकी मदद से आपको पीएचडी में एडमिशन लेना हो, उसकी आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उन सब में वो यूजीसी नेट की परीक्षा और सर्टिफिकेट काम में आता है। तो वहाँ पर इस टाइप के सब एजुकेशन रिलेटेड कमिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीज़ें तैयार करनी चाहिए। आप जानते हैं अयोध्या जजमेंट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कि वो जगह पर राम मंदिर बनेगा और सामने मुस्लिमों को अलग से ज़मीन दी जाएगी जहाँ पर वो अपना मस्जिद बनाएंगे। अब ऐसे मस्जिद का निर्माण करने के लिए आर्किटेक्ट ने प्लान सबमिट किया जो अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ ज़मीन में बनने वाला है। हालांकि अगर आप नेट पे उसका फ़ोटो देखें पता चले कि मस्जिद जैसी दिखनी चाहिए ऐसा ये ढांचा दिखता नहीं है, कि ट्रेडिशनल मस्जिद में आप जानते हैं डोम्स, आर्क्स, मिनारेट्स होती हैं, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं। हालांकि आर्किटेक्ट का कहना कि ये मॉडर्न डिज़ाइन है, सिंक्रेटिक कल्चर है और यहाँ पर हम सोलर विंड एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस टाइप का सब स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। और ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी होगा, म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगा, तो एक बड़ा धार्मिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम लोग। मुस्लिम धर्म के ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल, खासकर वो लोग जो अयोध्या का केस असल में पिछले 17 सालों से शायद लड़ रहे थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ ऐतराज़ जताया कि ये नमाज अदा करने की जगह की बजाय एक पिकनिक स्पॉट जैसा आपने बना के रख दिया है। ऐसा ही आप पाएंगे दूसरे धर्मों में भी, धार्मिक स्थान के आसपास वो एक बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पर बच्चों को वो एसएल वर्ल्ड जैसे वाटर पार्क राइड भी हो, बर्गर और पिज़्ज़ा भी खा सके, ऐसी सब एक्टिविटीज़ वहाँ मिल जाती है। तो धार्मिक जो चीज़ें हैं उसके सामने कमर्शलाइजेशन या फिर कि वो पेज व्यूज़ और एड रेवेन्यू से चलने वाली बात जो स्पोर्ट्स में आ रही है वो धर्मों में भी आ रही है कि कैसा करके हम ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें। खैर, तो अगर आप इस पर्टिकुलर मस्जिद बनाने का जो कार्यक्रम हो रहा है उस संगठन के ट्रस्टी हैं, तो आप क्या करेंगे? एक तरफ ओल्डर जनरेशन कह रहे नहीं पुरानी ही चीज़ें होनी चाहिए, और ये नई जनरेशन जो कहती है नहीं नहीं ये सब नए मॉडर्न एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एथिक्स पेपर 4 केस स्टडी का मुद्दा। नोबेल विजेता इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनके खिलाफ कुछ इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मकान बनाया है, वो गैर कानूनी है वगैरह, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी कुछ काम की नहीं। सो दैट वाज पेज 6। फिर हम चले पेज 7। पता चलता है 2011 से पुडुचेरी में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ही नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन के लिए जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब सीमांकन, कि ये गांव की इतनी ग्राम पंचायत का एरिया रहेगा या ये सिटी में इतने वार्ड की ये साइज़ रहेगी, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। और दूसरा, पंचायत इलेक्शन करने के लिए संवैधानिक संस्था कौन सी है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन चीफ मिनिस्टर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कुछ विरोध के चलते, गतिरोध के चलते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। इस कारण से 2011 से उधर लोकल बॉडीज़ है ही नहीं। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा कि इश्यूज़ रिलेटेड टू लोकल बॉडीज़, तो एक तो फंडिंग की वहाँ पर कमी होती है, दूसरा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है लेकिन उनके पति द्वारा काम किया जाता है, तीसरा कास्टिज्म का फैक्टर, और साथ ही साथ कि असल में ग्राम विकास की जगह पर वहाँ पर भी रिलीजियस एंड कम्युनल लाइंस पर सब चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। और ये भी चीज़ कि उनका जो 5 साल का टेन्योर होना चाहिए लेकिन टाइम पर इलेक्शन नहीं हो रहे, पहले भी नहीं हो रहे तो 2011 से, और अब तो नहीं हो रहे क्योंकि कोरोना के चलते सब सरकार ये बोल रही है कि करना मुश्किल है। तो स्थानिक स्वराज की ये सब चुनौतियाँ हैं मेंस पेपर 2 के लिए। कुछ दिनों पहले ही हमने एक योजना पढ़ ली थी, सेहत योजना। सेहत योजना असल में क्या है? वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कि जहाँ पर गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर क्योंकि पहले राज्य था फिर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बना, जिसके चलते वहाँ पर वो योजना के कुछ एलिमेंट्स लागू हुए नहीं हुए, तो अल्टीमेटली अब वहाँ पर एक अलग से योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। मुद्दा तो वही है कि 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर। पेज 7 पर बाकी सब वही, कांग्रेस, बीजेपी, आसाम, बंगाल, तृणमूल कांग्रेस तू में चल रही जो एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। पेज 8 पर वो इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ की पिछले 20 साल में
सीबीएसई के जितने टॉपर्स हुए थे वो सब अब आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर अमेरिका चले गए, आईआईटी चले गए, उसमें माइनॉरिटी एससी एसटी बहुत कम है वगैरह पूरी चल, लेकिन ये कुछ भाई काम का बनता नहीं। पेज 10 पर कॉलम्स, चिदम्बरम की कॉलम, लेकिन उन्होंने आज कुछ काम की चीज़ नहीं लिखी, वही कांग्रेस बीजेपी तू तू मैं टाइप की चीज़। तवलिंग सिंह उन्होंने भी जो लिखा, लेकिन वो सब फार्म लॉज के बारे में जो कुछ काम का नहीं। फिर एक कॉलम है दलितालिटी, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर ने सब बताया कि हम अगर हिस्ट्री को भी कास्ट के लेंस से देखें तो गांधी जी बनिया समुदाय थे और मोहम्मद अली जिन्ना खोजा समुदाय से थे, और फिर वो सब ऐसे गए, लेकिन ये पूरा पढ़ के उसमें से कुछ एग्ज़ाम का बनता नहीं भाई। फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने ये कहा कि मैं तो सिंपल टाइप का ही मास्क यूज़ कर सकता हूँ, बाज़ार में वैसे एयर फिल्टर वाले भी फैंसी मास्क मिलते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला ही मास्क यूज़ करता हूँ और मुझे अब तक कोरोना नहीं हुआ। इसमें से हमने सबक ये लेना है कि बहुत आधुनिक चीज़ आपके पास हो तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ये नहीं मुझे तो बेस्ट लैपटॉप हो, मेरे पास बेस्ट आईपैड हो, आईफोन हो तभी मैं पढ़ सकता हूँ। भाई हथियारों में नहीं, व्यक्ति की नीयत में सफलता रहती है। सिंपल वाला भी मास्क आप यूज़ करो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का सही से पालन करो तो कोरोना नहीं होगा। उसी तरह आपके पास पुरानी जनरेशन का भी कंप्यूटर टैबलेट कुछ है तो भी आप काम कर सकते हैं, कोई फैंसी ऐप की ज़रूरत नहीं। बनाने वाले तो नोट्स एवर नोट और बियर नोट और 500 जात के ऐप्स बाज़ार में चलते हैं, तो उनका टाइम उसी में चला जाता है कि मैं कौन सी ऐप यूज़ करके उसमें अपने स्टडी नोट्स बनाऊं। तो एक बार में तय करो भाई, उसी रिसर्च में क्या पूरा दिन आप लगे रहेंगे। आप पाएंगे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी तो मैंने नोट्स mrunal.org/current उस पेज पे आपको मिल जाएगी। सिंपल सी एक्सेल फाइल, एकदम देसी मेथड है। आपको अपने किसी और विषय के नोट्स बनाने हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें गूगल डॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। असल में वो एक फ्री सुविधा है, आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करिए और जाइए गूगल डॉक्स पे। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करें Ctrl+Shift+S, या फिर कि आप टूल्स मेनू में जाकर वॉइस डिक्टेशन ऐसा ऑप्शन चुनें, तो आपके टैबलेट, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर के माइक्रोफोन से ही वो आप जो भी बोलेंगे वो उसको टाइप कर देगा, स्पीच टू टेक्स्ट। और ऐसा नहीं सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में, वो हिंदी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी ऐसा कर सकता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक सम नोट्स यू कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। खैर आगे बढ़ते हैं। पेज 11, वर्ल्ड समाचार में कुछ भी काम का नहीं, वही सब कोरोना की सब बातें कि यूरोप से आने वाले प्रवासियों पर जापान ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वो नया म्यूटेशन पाया गया। जैसे अमेरिका में जासूसी संस्था है CIA, तो इंग्लैंड में क्या है MI6। अभी उसका कोई जासूस था जो कोल्ड वॉर के दौरान वो गद्दारी करके सोवियत के लिए जासूसी करने लगा था, उसका देहांत हो गया। मैंने आपको आगे भी बताया था, ऐसी जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें हमको नहीं पूछी जाती, डोंट वेस्ट टाइम। पेज 12 पे चले। इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं। NMDC नाम की एक माइनिंग कंपनी और सामने कर्नाटक राज्य सरकार, तो आयन और लौह अयस्क की जो खदान हो रही है उसमें रॉयल्टी शेयरिंग का झगड़ा चल रहा है, कुछ काम का नहीं। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, उसमें स्कैम हुआ था, उसकी सब कमेंट्री चल रही है, काम की नहीं। इंग्लैंड की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट CEBR, उसने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये भी काम का नहीं। क्योंकि समझिए वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसी कोई बड़ी संस्था प्रोजेक्ट करे तभी हमने देखना है, ऐसी तो 500 रिसर्च बॉडी होंगी तो सबका क्या लेके बैठे रहोगे। मूव ऑन। सो दैट वाज पेज 12 इकोनॉमी, कुछ काम का नहीं। फिर पेज 13 से लेके 15 वो संडे की लाइफस्टाइल टाइप के आर्टिकल रहते हैं। अभी क्योंकि 2020 ख़त्म होने को है तो ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, मतलब कौन से शब्द चर्चा में रह करके वो सब कॉमेडी टाइप की चीज़ें लिखना शुरू करते हैं कि कोविडियट, यानी ऐसा इडियट जो कोरोना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता वगैरह। खैर ये कुछ काम का नहीं, इवन मौज के लिए भी पढ़ना हो तो भी कुछ इसमें रोचक नहीं है। आगे बढ़ो। पेज 14 में ये आजकल इन्होंने एक सेक्शन शुरू किया है कि राष्ट्रपति भवन के बारे में लिखेंगे, लेकिन उसमें वही एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति भवन के गार्डन बहुत ही खूबसूरत और मोहक हैं, लेकिन ये कुछ काम का नहीं। पेज 15, वहाँ पर हर रविवार को रंजीत लाल एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में कॉलम लिखते हैं। इसको पढ़ना चाहिए 2 कारण से। पहला कारण, UPSC प्रीलिम CSET पेपर 2, उसमें जो पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछे जाते हैं, अब सामान्य समझिए कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ हो तो वो तो जल्दी जल्दी आदमी पढ़ के प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर धीमा करने के लिए, चैलेंज और डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए UPSC एग्जामिनर कई बार एनवायरनमेंट के, फिलॉसफी के, अतरंगी किस्म के कॉलम डाल देता है। तो ऐसे आप आदत रखिए, ये वाइल्ड लाइफ के वो जो लिखते हैं वो पूरा पोएटिक स्टाइल में, हायर लेवल ऑफ इंग्लिश में लिखते हैं, तो पढ़ने की आदत रखिए ताकि आपको पेपर 2 CSET में स्पीड बनी रहे। क्या आज उन्होंने लिखा है हिबरनेशन के बारे में। हिबरनेशन मतलब शीत निंद्रा में चला जाना।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, उस वक़्त ऐसे जानवर जो कि चल के या हवा में उड़ के गर्म इलाकों की तरफ माइग्रेट न कर पाएँ, तो उन्होंने सर्दियों में ज़िंदा रहना है तो क्या करना चाहिए? शीत निंद्रा में चला जाना चाहिए। ऐसी शीत निंद्रा के दौरान उनका बॉडी टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, हार्ट रेट एकदम स्लो हो जाता है और उनको भोजन की भी आवश्यकता कम रहती है। वो ऐसे ही सोते रहेंगे समझिए 6-8 महीने तक, तो वो ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे कि आर्कटिक में पाए जाने वाली एक गिलहरी स्क्विरल, पोलर बियर्स जो ध्रुव में रहने वाले सफ़ेद भालू होते हैं, टेक्निकली वो हिबरनेट यानी शीत निंद्रा नहीं करते, लेकिन वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम कर देते हैं ताकि उनको भोजन की ज़रूरत कम रहे। ट्रॉपिकल एनिमल्स, उनको हिबरनेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर इतनी जोर सर्दी पड़ती नहीं। प्राइमेट्स यानी बंदरों को भी शीत निंद्रा की ज़रूरत नहीं। हालांकि उसका एक एक्सेप्शन है, माडागास्कर में पाया जाने वाला एक लेमूर नाम प्रजाति का बंदर। हाँ, तो एक तरफ हुआ हिबरनेट मतलब शीत निंद्रा में जाना। तो उसके सामने गर्मियों में भी हम लोग अगर निंद्रा में चले जाए तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है एस्टिवेट। एस्टिवेट मतलब मेंढक, फ्रॉग, वो गर्मियों के दौरान ज़मीन में एकदम भीतर चले जाते हैं ताकि उन पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े नहीं और वो मर नहीं जाए, तो उसे कहते हैं एस्टिवेट। वाइल्ड लाइफ वो कैसे बिहेव करता है, ऐसे कुछ प्रश्न कुछ बार पूछे गए तो हमको ये थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। फिर ये कॉलम में रंजीत लाल इसी को आगे बढ़ा के ले गए हैं कि जैसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स शीत निंद्रा में चले जाते हैं, ऐसे अगर मनुष्य भी शीत निंद्रा जैसा कि अपनी एक्टिविटी को कम कर दे तो बहुत सारा प्रदूषण कम हो सकता है वगैरह। वो फिलोसॉफिकल बातों में चले गए। उसके बाद पेज 16 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।